अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को एवलांच के बारे में प्रॉपर्ली गाइड करूंगा कि ये क्या है, ये किस तरह से काम कर रहा है यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट के अंदर, और इसके अलावा इनका जैसा टोकन है एवेक्स टोकन, उसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि ये किस तरह का रन दिखा सकता है फ्यूचर के अंदर। क्या इसकी जो सी प्राइस है वो अपने ऑल टाइम हाई $130 से अबव जो इसने बनाया था, क्या वहां तक इसकी प्राइस जा सकती है या नहीं जा सकती है। इसके अलावा वीडियो के एंड के अंदर हम लोग बिटकॉइन और इथेरियम के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे ताकि हम लोगों को आइडिया हो सके कि करंट क्रिप्टो मार्केट किस तरह का रन दिखा रही है, ताकि आप लोग अपने मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकें यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट के ऊपर से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए कि एवलांच क्या है, तो एवलांच एक हाई परफॉर्मेंस की लेयर 1 की ब्लॉकचेन है जो कि डेप्स और डिजिटल एसेट्स की फास्ट, सिक्योर और स्केलेबल ट्रांजैक्शंस करने के लिए बनाई गई थी। तो ये जो सी ब्लॉकचेन है ये एवलैब्स जो कि इसकी पेरेंट कंपनी है उसकी तरफ से तकरीबन 2018 के अंदर लॉन्च की गई थी, और 2018 में इनका टेस्ट नेट जो है वो लॉन्च किया गया था। और फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि तकरीबन 2020 सितंबर के अंदर इस ब्लॉकचेन का जो सा मेन नेट है वो लॉन्च किया गया था। और फिर इसके बाद जो सी ये करंट लेयर 1 की वन ऑफ द मोस्ट स्केलेबल ब्लॉकचेन है, ये हमारे सामने आई थी। बात की जाए इनकी टीम के बारे में, तो इनकी जो सी टीम है उसके अंदर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी ज्यादा डाइवर्स रीजन से ताल्लुक रखने वाले लोग जो है वो इनकी टीम के अंदर शामिल है। तो ये जो सी टीम है ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी जो कि न्यूयॉर्क के अंदर शामिल है उसके अंदर एज अ रिसर्चर के तौर पे काम कर रही थी। तो 2018 के अंदर इन्होंने सबसे पहले अपनी कंपनी एवलैब्स के नाम से बनाई, और फिर इसके बाद उस कंपनी ने एवलांच ब्लॉकचेन के ऊपर काम करना शुरू किया था। और फिर इसके बाद अगेन हम लोगों ने देखा था कि 2020 के अंदर लेयर 1 की एवलांच की जो सी ब्लॉकचेन है ये हमारे सामने आई थी। और इनकी जो सी टीम है उसके अंदर अगर आप लोग रिसर्च करेंगे तो आप लोगों को आइडिया होगा कि इंडस्ट्री के जो से लीडिंग लोग हैं वो सब के सब इनकी टीम के अंदर शामिल है। तो वन ऑफ द टॉप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और वन ऑफ द टॉप इंडस्ट्री लीडिंग जो से लोग हैं वो आप लोगों को इनकी टीम के अंदर यहाँ पे नजर आएंगे। तो अब अगर आगे चलते चले बात करते चले कि एवलांच की जो सी ब्लॉकचेन है उनके मेनली कंपेटिटर कौन से थे, तो जब ये लॉन्च हुई थी अगेन 2018 के अंदर तो इन्होंने भी अपने जो से कंपेटिटर्स हैं वो जो सी पहली लेयर 1 की ब्लॉकचेन है जिसके अंदर बिटकॉइन और इथेरियम शामिल है उन्हीं को बनाया था। और इनके दरमियान थोड़ा बहुत कंपैरिजन जो है उन्होंने यहाँ पे करके दिखाया हुआ है कि इथेरियम, बिटकॉइन और पोल्का डॉट के दरमियान में। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सेफ्टी थ्रेशोल्ड बिटकॉइन, इथेरियम और पोल्का डॉट के दरमियान है तकरीबन 51 और 33%, जबकि एवलांच के ऊपर 80% पैरामीटर जो है वो शामिल है। किस तरह से शामिल है, किस तरह से ये काम करता है, इसके बारे में अगेन मैं आप लोगों को आगे जाके गाइड करता हूँ। अब आगे चलते चलें तो बिटकॉइन के बारे में आप लोगों को पता है कि प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस के ऊपर काम कर रहा है, और उसके अलावा इथेरियम, पोल्काडॉट और एवलांच के तीनों प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस के ऊपर काम करते हैं। और इसके अलावा बात की जाए इनकी ट्रांजैक्शन की फाइनलिटी का टाइम, तो बिटकॉइन तकरीबन 60 मिनट लेता है। इथेरियम के बारे में भी आप लोगों को पता है कि इवन तो ये प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन अभी भी इनकी जो स्केलेबिलिटी है उसका काफी इशू चल रहा है, और ये अभी भी तकरीबन 6 मिनट का ट्रांजैक्शन की फाइनलिटी का टाइम देता है। और पोल्काडॉट तकरीबन 12 सेकंड से 60 सेकंड तक का ये टाइम लेता है ट्रांजैक्शन की फाइनलिटी का, जबकि एवलांच लेस देन 2 सेकंड का टाइम लेता है। और इसके अलावा जो सी ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन पर सेकंड बिटकॉइन कर सकता है सिर्फ और सिर्फ 7, इथेरियम कर सकता है 14। पोल्काडॉट के बारे में इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 1500 ट्रांजैक्शन पर सेकंड कर सकता है, लेकिन नए इनके रोड मैप के अंदर पोल्काडॉट अभी भी तकरीबन 1 लाख से 10 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकंड को हैंडल कर सकता है। लेकिन अभी भी जो इनकी ट्रांजैक्शन की फाइनलिटी का टाइम है वो 12 सेकंड से लेके 60 सेकंड तक का ही टाइम है। लेकिन एवलांच के अंदर, एवलांच के बारे में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इन्फिनिटी ट्रांजैक्शन पर सेकंड को हैंडल कर सकता है अपने सबनेट्स के जरिए से। तो सबनेट्स क्या है, अगर सबनेट्स के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड करता चलूँ तो सबनेट्स का एक जो सा फीचर है वो काफी यूनिक फीचर है एवलांच की तरफ से, जो कि जब ये लॉन्च हुआ था 2018 के अंदर तभी इनकी तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो होता क्या है कि अगर आप लोग भी एवलांच नेटवर्क के ऊपर रहते हुए ही अपनी खुद की सबनेट्स, मतलब कि अपने खुद की यूनिक ब्लॉकचेन्स को लॉन्च करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसके अंदर होता क्या है कि इसके अंदर आप लोग प्राइमरी नेटवर्क जो कि एवलांच का ही नेटवर्क है उसकी जो से फीचर्स है कि उनकी सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी, आप लोग उनको यूज करते हुए अपनी खुद की स्मॉल ब्लॉकचेन्स के, जिसके अंदर आप लोगों को अपने खुद के यूनिक कंसेंसस होंगे, आपके खुद के यूनिक पैरामीटर्स होंगे, और आप लोग चाहे तो इसके अंदर अपनी खुद के जो से वर्चुअल मशीन है वो भी लॉन्च कर सकते हैं। तो आप लोग ये सब को सब लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन मेनली आप लोग एवलांच की ब्लॉकचेन के ऊपर ही रहेंगे, लेकिन आपकी खुद की एक स्मॉल ब्लॉकचेन जो सी होंगी जिसको इन्होंने यहाँ पे सबनेट का नाम दिया हुआ है वो काम करती रहेंगी। तो काफी ज्यादा सबनेट जो है वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं यहाँ पे एवलांच ब्लॉकचेन के ऊपर, और इसी तरह से अपने ये सबनेट्स को इंट्रोड्यूस करवाते हुए अगर आप लोग इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजेक्शन करा करते हैं तो करंटली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एवलांच का जो सा नेटवर्क है वो इन्फिनिटी ट्रांजेक्शन पर सेकंड्स को यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। तो ये जो सा एक यूनिक फीचर था इसकी तरफ से सबनेट्स का फीचर, ये काफी यूनिक
फीचर था कि जिसको काफी तरह एडमायर किया गया था, और इसकी वजह से हम लोगों ने देखा था कि लोगों ने काफी तरह पसंद किया था यहाँ पे एवलांच को, और फिर उन्होंने एवलांच के ऊपर अपनी जो सी प्रोजेक्ट्स हैं उनको लॉन्च करने के लिए चूज किया था। तो ये थी एवलांच की वेब3 की वन ऑफ द मोस्ट स्केलेबल ब्लॉकचेन। अगर बात की जाए कि ये काम किस तरह से करता है, तो इसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया है कि ये जो सी ब्लॉकचेन है ये 3 ब्लॉकचेन्स के ऊपर काम कर रही है। मतलब इसकी कोई एक ब्लॉकचेन नहीं है, जैसा कि हम लोग ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन्स के अंदर देखते हैं कि उनकी एक ही मेन ब्लॉकचेन होती है। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे एवलांच के ऊपर, तो एवलांच की टोटल 3 ब्लॉकचेन्स हैं, जिसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया कि पहली इनकी ब्लॉकचेन है एक्स ब्लॉकचेन, दूसरी इनकी ब्लॉकचेन है पी ब्लॉकचेन, और तीसरी इनकी ब्लॉकचेन है सी ब्लॉकचेन। तो ये किस तरह से काम करती है, इनके काम वगैरह क्या है, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड करता चलूँ, तो सबसे पहले इनकी जो सी एक्स ब्लॉकचेन है, इसको लोग इसलिए यूज करते हैं कि अगर किसी ने अपनी जो सी क्रिप्टो करेंसी टोकन है उसको लॉन्च करना है एवलांच मेन नेट के ऊपर, तो वो एक्स चेन को यूज करेगा, और एक्स चेन को यूज करते हुए अपने जो सी वो क्रिप्टो करेंसी टोकन है उसको वो लॉन्च करेगा एवलांच नेटवर्क के ऊपर। बात की जाए इनकी पी नेटवर्क की, तो पी नेटवर्क इनका तब यूज होता है कि जब लोगों ने अपना जैसे सबनेट्स है कि जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को गाइड किया, अगर लोगों ने अपने सबनेट्स को लॉन्च करना है तो वो एवलांच की जो सी पी चेन है उसको यूज करेंगे, और पी चेन को यूज करते हुए अपने जो से सबनेट्स मतलब अपनी जो सी मिनी ब्लॉकचेन्स है उनको वो लॉन्च करेंगे एवलांच नेटवर्क के ऊपर। और इनकी जो सी चेन है उसको तब यूज किया जाएगा कि जब लोगों ने अपनी जो से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको लॉन्च करना है, मतलब कि जितनी भी डैप्स बनती हैं एवलांच नेटवर्क के ऊपर कि जिसके अंदर एनएफटी के प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, जिसके अंदर गेमिंग के प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, जिसके अंदर डीफाई के प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, अगर उन्होंने लॉन्च करना है अपने आप को एवलांच ब्लॉकचेन के ऊपर, तो वो एवलांच की सी चेन को यूज करेंगे। तो ये एक काफी यूनिक फीचर है यहाँ पे एवलांच की तरफ से कि उन्होंने एक ब्लॉकचेन को यूज करने की बजाय 3 ब्लॉकचेन्स को इंट्रोड्यूस करवाया, और ये तीनों की तीनों जो सी ब्लॉकचेन्स है ये साइमल्टेनियसली काम कर रही हैं। और क्योंकि इन्होंने 3 ब्लॉकचेन्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, और तीनों को जो सा काम है वो एक दूसरे से काफी यूनिक काम है, एक दूसरे से डिफरेंट काम है, तो इसीलिए इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर कभी भी स्केलेबिलिटी का जो सा इशू है वो हम लोगों ने नहीं देखा है। तो ये एक काफी यूनिक फीचर है अगेन इसकी तरफ से कि इन्होंने एक की बजाय 3 ब्लॉकचेन्स को इंट्रोड्यूस करवाया है, और इनके जो से नंबर ऑफ वैलिडेटर्स है तीनों ब्लॉकचेन्स के वो इक्वल नंबर ऑफ वैलिडेटर्स है। और कितने टोटल नंबर ऑफ वैलिडेटर्स हैं इसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ कि करंटली इनके तकरीबन 1222 टोटल वैलिडेटर्स हैं जो कि इन तीनों ब्लॉकचेन के दरमियान में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये टोटल 1222 जो से वैलिडेटर्स हैं वो इन तीनों ब्लॉकचेन्स को करंटली यहाँ पे रन कर रहे हैं। और 1222 वैलिडेटर्स के अलावा इनकी जो से डेलीगेटर्स की अगर तादाद आप लोग रिसर्च करेंगे तो तकरीबन 2 लाख के करीब करीब इस ब्लॉकचेन के डेलीगेटर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये अगेन काफी यूनिक फीचर है कि काफी ज्यादा वैलिडेटर्स मौजूद है। तो क्योंकि इनकी जो सी वैलिडेटर्स और डेलीगेटर्स की तादाद बहुत ज्यादा है, तो ये जो सी ब्लॉकचेन है ये काफी हद तक एक डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन है। तो 100% तो नहीं, लेकिन काफी हद तक ये जो सी ब्लॉकचेन है ये एक डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन है। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और बात करते चले इनके इकोसिस्टम के ऊपर, तो इनके इकोसिस्टम के ऊपर भी आप लोगों को वही सारे प्रोजेक्ट जो कि हम लोग मेनली देखते हैं लेयर 1 की ब्लॉकचेन्स के अंदर, मतलब कि डैप्स जिसके अंदर डीफाइस के प्रोजेक्ट्स हैं, गेमीफाइस के प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अलावा एनएफटीज के प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब के सब आप लोगों को नजर आएंगे। जब आप लोग यहाँ पे टैब रिडार के ऊपर सर्च करेंगे एवलांच के बारे में, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि ओवरऑल तकरीबन 460 प्लस डैप्स जो हैं वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं यहाँ पे एवलांच ब्लॉकचेन के ऊपर, कि जिसके अंदर मेनली डीफाइस की जो सी डैप्स हैं वो शामिल है। आप लोग यहाँ पे देखते रहेंगे, आप लोगों को मेनली डीफाइस की जो से प्रोजेक्ट्स हैं वो नजर आएंगे, जिसके अंदर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बैंक की का जो सा प्रोजेक्ट है वो शामिल है। इसके अलावा ट्रेडर जो कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है वो शामिल है। इसके अलावा स्टॉर्म गेन ये भी डीफाई का प्रोजेक्ट है। मेनली इनकी जो सी ब्लॉकचेन है वो नजर यही आता है कि ये डीफाइस के जो से प्रोजेक्ट है वो काफी ज्यादा पसंद करते हैं एवलांच ब्लॉकचेन को, और इसलिए ज्यादातर जो से प्रोजेक्ट्स हैं, ज्यादातर जो सी डैप्स हैं वो डीफाई से रिलेटेड है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि दूसरे नंबर पे जो आप लोगों को नाम नजर आएगा वो आएगा गेम्स का नाम नजर आएगा। तो गेम्स के ऊपर मतलब कि वेब3 से रिलेटेड जो सी गेम्स हैं उसके ऊपर भी अब एवलांच की जो सी टीम है वो काफी ज्यादा काम कर रही है, और इससे रिलेटेड उन्होंने अपनी जो सी पार्टनरशिप है वो रिसेंटली की थी टीएसएम टीम के साथ। तो टीएसएम जो सी टीम है वो इस वक्त जो सी ई स्पोर्ट्स है उसके अंदर वन ऑफ द मोस्ट मेन टीम है। मुख्तलिफ ई स्पोर्ट्स की जो सी गेम्स है उसकी टीम्स जो सी हैं वो बनी हुई है टीएसएम की। तो टीएसएम की पार्टनरशिप हुई है अब एवलांच के साथ, और इस पार्टनरशिप के जरिए से अब होगा ये कि टीएसएम भी सबसे पहले एक तो अपना जो सा सबनेट है वो लॉन्च करेगी एवलांच ब्लॉकचेन के ऊपर, और फिर इसके बाद वो लोग अपने जो से वेब3 से रिलेटेड गेमिंग के प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्च करेगी एवलांच ब्लॉकचेन के ऊपर। तो सबसे पहले डीफाई, फिर गेमिंग, और फिर उसके बाद एनएफटी के जो से प्रोजेक्ट्स हैं वो भी अब आप लोगों को यहाँ पे नजर आना शुरू हो गए।
तो इनकी जो सी एनएफटी की गेम है वो आप लोगों को सोलाना और इथेरियम की तरह बहुत ज़्यादा अच्छी तो नज़र नहीं आएगी, लेकिन यह है कि ये भी अब काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। और अगर आप लोग यहाँ पे ओपन सी को भी देखेंगे तो मेरे ख्याल से लास्ट ईयर 2022 के अंदर भी ओपन सी ने भी एवलॉन्च का जो सा नेटवर्क है उसको सपोर्ट करना शुरू किया था। और अब आप लोग को ओपन सी के ऊपर भी जो सी एवलॉन्च के ऊपर बनी हुई एनएफटीज है वो नजर आएंगी। तो मेन अगेन डीफाई का है सबसे पहले डीफाई के ऊपर ये लोग काफी ज्यादा काम कर रहे हैं, फिर गेमिंग है और फिर इसके बाद आप लोगों को अब एनएफटीज के भी जो से प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पे नजर आएंगे एवलॉन्च डेप्स के अंदर। तो अगेन वही सारे जो सी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हम लोग दूसरी जो सी ब्लॉकचेन्स हैं लेयर 1 की ब्लॉकचेन के अंदर देखते हैं, वही सारे के सारे जो सी प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पे एवलॉन्च के जो सा इकोसिस्टम है उसके अंदर नजर आएंगे। अब अगर आगे चले बात करते चले इनके कंपेटिटर्स के बारे में, तो इनके जो से कंपेटिटर्स हैं उसके अंदर आप लोगों को लेयर 1 की जितनी भी ब्लॉकचेन्स है कि जिसके अंदर सोलाना शामिल है, बाइनेंस शामिल है, उसके अलावा साइड ब्लॉकचेन के जिसका पॉलीगॉन मैटिक आ जाता है, वो सब की सब इस ब्लॉकचेन की डायरेक्ट कंपेटिटर है। और मेनली अब यही डिपेंड करता है कि किस ब्लॉकचेन का जो सा यूज केस है वो ज्यादा है। तो करंटली आप लोगों को पता है कि बाइनेंस का जो सा यूज केस है वो सबसे ज्यादा है, फिर इसके बाद सोलाना का है, फिर उसके बाद एवलॉन्च का जो सा यूज केस है वो हम लोग देखते हैं। तो जैसे जैसे इस प्रोडक्ट की जो सी एडॉप्शन है वो बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम लोग देखेंगे कि इसका जो सा टोकन है उसकी प्राइसेस भी बढ़ती जाएंगी। लेकिन इनके कंपेटिटर्स के अंदर एक कंट्रोवर्सी जो कि हम लोगों ने देखी थी लास्ट ईयर के अंदर वो आप लोगों से शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो जो सी कंट्रोवर्सी थी वो ये कंट्रोवर्सी थी कि एवलॉन्च ने एक लॉ फर्म के जिसको उन्होंने आप बताया कि रोज फ्रीडमैन के नाम से लॉ फर्म थी, उनके साथ इन्होंने पार्टनरशिप की। और उस पार्टनरशिप का मेन मोटिव ये था कि एवलॉन्च के जितने कंपेटिटर्स ब्लॉकचेन्स हैं कि जिसके अंदर लेयर 1 की सारी ब्लॉकचेन्स आ जाती हैं लाइक सोलाना, बाइनेंस और इसके अलावा बाकी की जो सी ब्लॉकचेन्स हैं वो सब आ जाती हैं। एवलॉन्च ने इनको हायर किया था और इनका काम ये था कि इन्होंने जो सी इनकी कम्पिटिटिव ब्लॉकचेन्स है उसके ऊपर काम करना है, उनके जो से रेड फ्लैग्स हैं उनको ढूंढना है और फिर उसके बाद उसके बारे में उन्होंने SEC को बताना है। तो ये एक वीडियो थी, अगर आप लोग यहाँ पे सर्च करेंगे एवलॉन्च एक्स रोज फ्रीडमैन कंट्रोवर्सी तो ये वीडियो आप लोगों को यहाँ पे नजर आ जाएगी। और जब ये जो सी वीडियो है ये लोगों के सामने आई थी अगस्त 2022 के अंदर, तो उसके बाद हम लोग को देखा था कि एवलॉन्च जो साइन का टोकन है एवेक्स टोकन उसकी प्राइस काफी ज्यादा डंप की थी, तकरीबन $23 से $17 के लेवल तक इसकी जो सी प्राइस है वो आ गई थी। तो इसके बाद हम लोगों ने देखा ठीक है लोग जो से है वो लोगों ने बाकी की जो से फैक्टर्स हैं उनको देखना शुरू कर दिया और फिर इसके बाद ये जो सा एक मेजर रेड फ्लैग था एवलॉन्च की तरफ से इसको इग्नोर कर दिया। लेकिन फिर भी जब मेजर कंपनीज अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के ऊपर और जब एवेक्स का जो सा प्रोजेक्ट है उनके सामने आएगा तो जब वो अपनी रिसर्च करेंगे तो ये एक जो सा इनका मेजर रेड फ्लैग था कि इन्होंने अपने कंपेटिटर से इस तरह से मुकाबला किया था कि उसके रेड फ्लैग्स के बारे में उन्होंने SEC को बताना शुरू कर दिया था। तो इसके बारे में लोग लाजमी तौर पे देखेंगे और अगेन ये एक ऐसा रेड फ्लैग है कि जिसको हम लोग भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है अभी लोगों ने इसके बारे में भूल गए हैं, लेकिन इस रेड फ्लैग को आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि जब आप लोगों ने एवेक्स के ऊपर अपनी लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। तो अब अगर आगे चलते चले बात करते चलेंगे टोकनोमिक्स के बारे में, तो इनकी जो सी मैक्स सप्लाई है उसके बारे में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किस इनके टोकन की जो सी मैक्स सप्लाई है वो है तकरीबन 720 मिलियन टोकन और उसमें से तकरीबन 326 मिलियन टोकन जो है वो करंटली सर्कुलेशन सप्लाई के अंदर मौजूद है, जो कि ओवरऑल सप्लाई का तकरीबन 45% बनता है। तो काफी तरह से सप्लाई है वो भी इनकी सर्कुलेशन के अंदर ऐड होना बाकी है। लेकिन इनके टोकोनॉमिक्स के बारे में आप लोगों को गाइड करना चाहूंगा जो कि इन्होंने काफी अच्छे तरीके से अपने डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेकिंग का जो सा रिवॉर्ड है वो इन्होंने 50% रखा हुआ है। तो ये टोकन की जो सी टोटल सप्लाई है 720 मिलियन, उसमें से तकरीबन 360 मिलियन जो सा टोकन है मतलब कि हाफ ऑफ द सप्लाई वो इन्होंने जेनेसिस ब्लॉक के अंदर ही लॉन्च कर दी थी। और फिर इसके बाद उन्होंने बाकी की जो सी 50% सप्लाई है उसको स्टेकिंग रिवॉर्ड के लिए रखा हुआ है। और उस 360 मिलियन जो कि इन्होंने ऑलरेडी लॉन्च कर दी थी मतलब कि जेनेसिस ब्लॉक के अंदर, उसमें से अब आप लोग देख सकते हैं कि सप्लाई जो सी वो कम हो चुकी है। मतलब कि लोगों ने क्या किया है कि उसमें से भी काफी ज्यादा जो सी सप्लाई है उसको दोबारा से स्टेकिंग के ऊपर लगा दिया, क्योंकि स्टेकिंग का जो सा रिवॉर्ड है वो काफी ज्यादा है यहाँ पे एवलॉन्च ब्लॉकचेन के ऊपर। तो इस तरह से इन्होंने अपनी टोटल सप्लायर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और सारा का सारा आप लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते चलें इनका जो सा टोकन है उसके यूज केसेस क्या है, तो सबसे पहले तो इनका जो सा यूज केस है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। जो सी गैस फीस है
जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है एवलांच ब्लॉकचेन के ऊपर, उसके ऊपर जो सी गैस फीस है वो यहाँ पे ली जाती है एवलांच का जो सा एवेक्स टोकन है उसके जरिए से। फिर इसके बाद अगर आप लोगों ने इनका वैलिडेटर नोड प्रोवाइडर बना है तो वो भी आप लोग यहाँ पे बन सकते हैं। इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया भी हुआ है कि अगर आप लोग तकरीबन 2000 एवेक्स को स्टेकिंग के ऊपर लगाते हैं तो आप लोग इनके प्राइमरी वैलिडेटर जो है वो बन सकते हैं। तो इनका जो सा टोकन है वो गवर्नेंस के साथ साथ स्टेकिंग के लिए भी यूज होता है। और इसके अलावा जितना ओवरऑल यूज केस है इनके ब्लॉकचेन के ऊपर, मतलब कि जितनी भी डेप्स बनी हुई हैं उन सब के अंदर भी इनका जो सा टोकन है वो यूज होता है। इनके DeFi प्रोजेक्ट के ऊपर, इनके गेमीफाई प्रोजेक्ट्स के ऊपर, इनके NFT के प्रोजेक्ट्स के ऊपर इनका जो सा एवेक्स टोकन है वो यूज होता है। तो काफी ह्यूज यूज केसेस हैं यहाँ पे एवेक्स टोकन की। अब अगर बात करते चले इसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करते चले तो करंटली आप लोग देख सकते हैं कि ये ट्रेड हुआ था $17.6 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और लास्ट में सपोर्ट लेवल था वो था $19.64 के ऊपर के जिसको इसने तोड़ दिया है। करंटली ये उससे काफी ज्यादा नीचे ट्रेड हो रहा है। तो करंटली इसके सपोर्ट लेवल को आपको देखें तो करंट जो सा सपोर्ट लेवल है वो है $17.4 के ऊपर का, जो सा करंट रेजिस्टेंस लेवल है वो है $17.8 के ऊपर, जो कि प्रीवियसली भी एज अ रेजिस्टेंस और एज अ सपोर्ट ऑलरेडी काम करता है यहाँ पे एवेक्स टोकन के लिए। और इसके अलावा बाकी के जो से रेजिस्टेंस लेवल्स है अगर वो भी लगाता चलूँ तो ये वाले जो से सारे के सारे लेवल्स हैं 18.34, फिर $18.34 के बाद तकरीबन $19.17। उसके अलावा $19 का भी जो सा लेवल है वो भी ऐसा मेन रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे एवेक्स टोकन के लिए। और फिर इसके सपोर्ट लेवल्स की बात की जाए तो अगर इसकी जो सी प्राइस है वो $17.4 से नीचे आ जाती है तो फिर तकरीबन $17.1, और फिर इसके बाद तकरीबन $16.65 का लेवल जो कि प्रीवियसली एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस काम करता रहा यहाँ पे एवेक्स टोकन के लिए, वो एज अ मेन सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। और फिर इसके बाद तकरीबन $16.3 का लेवल जो है वो एज अ मेन सपोर्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पे एवेक्स टोकन के लिए। तो एवेक्स के बारे में अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे इस टोकन ने अपना जो सा ऑल टाइम हाई बनाया था वो बनाया था तकरीबन, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो सी प्राइस है उसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था $134 के ऊपर, और करंटली ये अपने ऑल टाइम हाई से काफी ज्यादा नीचे चल रहा है, मतलब कि $17 के ऊपर चल रहा है। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि तकरीबन 90% इसकी जो सी प्राइस है वो अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे चल रही है। तो अगर आप लोग इस लेवल के ऊपर इसको बाय करते हैं और अगर इसकी जो सी प्राइस है वो अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर जाती है तो आप लोग तकरीबन 8x से 7x तक का जो सा प्रॉफिट है वो जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे एवेक्स टोकन के ऊपर से। अब अगर इसके ऊपर 4 आवर टाइम फ्रेम के तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की लाइंस को करके दिखाता चलूँ ताकि हम लोगों को और भी थोड़ा बहुत बेहतर आइडिया हो जाए यहाँ पे एवेक्स टोकन के ऊपर। तो करंटली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो सी प्राइस है वो 50 और 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन के दरमियान में ट्रेड हो रही है, और कल से लेके अभी तक कोई बहुत ज्यादा मूव नहीं आया है यहाँ पे एवेक्स की प्राइस के अंदर। इसकी जो सी प्राइस है वो तकरीबन $17.4 से लेके $17.7, मतलब कि तकरीबन 30 सेंट का जो सा फर्क है वो हम लोगों ने देखा है यहाँ पे एवेक्स टोकन के ऊपर। तो करंटली इसका जो सा रेजिस्टेंस लेवल है वो है 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन जो कि आ रही है तकरीबन $17.7 के ऊपर। तो अगर तो ये जो से अपना करंट सपोर्ट लेवल है 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लिए तकरीबन $17.6 इसको होल्ड करके रखता है और कोई बहुत बुरी न्यूज नहीं आती तो हम लोग देखेंगे कि आज के दिन के अंदर ये अपना जो सा रेजिस्टेंस लेवल है 17.7 इसको तोड़ेगा। फिर इसकी जो सी प्राइस है इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 17.8 वहां तक भी जाती हुई हम लोगों को दिखाई दे सकती है। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे करंट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ तो आप लोगों को जो सा करंट एंट्री पॉइंट बनेगा एवेक्स के ऊपर वो बनेगा तकरीबन $17.4 के ऊपर, और आप लोगों का जो सा एक्सिट टारगेट हो जाएगा वो पहले हो जाएगा 17.8 और फिर तकरीबन $18.3 के ऊपर। इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को इसके ऊपर अपनी लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए क्योंकि इस प्रोजेक्ट के ऊपर काफी पोटेंशियल मौजूद है जिसको कि हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका जो है ये एक रेड फ्लैग था, इसकी वजह से अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि लोग काफी ज्यादा डर रहे हैं इसके ऊपर अपनी लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को इसके ऊपर अपनी लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो अगर तो इसकी जो सी प्राइस है वो आप लोगों को $16 के लेवल के ऊपर, और अगर $16 से नीचे मिल जाती है तो फिर तो बहुत अच्छा ये एंट्री पॉइंट बन जाएगा आप लोगों का। तो अगर आप लोगों को इसकी जो सी प्राइस है वो $16 या $16 के अंडर मिल जाती है तो फिर आप लोग इसके ऊपर अपनी लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और फिर आप लोग अपना काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे यहाँ पे एवेक्स के ऊपर से अगले 2 से 3 साल के अंदर। अगर आप बात करते चले यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर तो बिटकॉइन की जो सी प्राइस है वो आप लोग करंटली देख सकते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर ये ट्रेड हुआ था $28,100 के ऊपर, और कल जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तब भी हम लोगों को देखा था कि ये तकरीबन इसी लेवल के दरमियान में ट्रेड हो रहा था। तो इसकी प्राइस जो वो कल के दिन के अंदर नीचे गई थी $27,700 और वहां से इसकी वैल्यू दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस बैक करने की कोशिश कर रही है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अगेन कल की वीडियो के अंदर बताया था कि अभी भी जो इसकी प्राइस है वो काफी ज्यादा साइड बाय साइड रन हम लोगों को यहाँ पे दिखाती हुई नजर आ रही है, और इसने अपना जैसा ये एक मेन सपोर्ट लेवल था इसको तोड़ दिया है। तो अभी भी हम लोग देखेंगे इसकी जो सी प्राइस है वो हम लोगों को अगले चंद दिनों तक
मैक्सिमम चांसेस है कि डंप होती हुई नजर आए। तो करंट कंसोलिडेशन लेवल अगर आप लोगों को बताता चलूं तो सो फार ये हम लोगों को वही कंसोलिडेशन लेवल जो कि हम लोगों ने कल की वीडियो के अंदर देखा था, $27,800 या $27,700 से लेके इसकी जो सी प्राइस है, तो अगर बहुत भी ज्यादा पंप करती है तो $28,300 या $28,200 का लेवल, तकरीबन इसी के लेवल के दरमियान में हम लोग को मेनली बिटकॉइन की जो सी प्राइस है वो ट्रेड होती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा बात करते चले इथेरियम के ऊपर, तो इथेरियम की जो सी प्राइस है वो आप लोग देख सकते हैं कि करंटली ये ट्रेड हुआ है तकरीबन $1874 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इसका जो सा करंट रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन $1885 के ऊपर, और वहां से इसकी वैल्यू को हम लोग दोबारा से नीचे की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देखेंगे। तो जो सा करंट कंसोलिडेशन लेवल है इथेरियम का वो $1840 से लेकर $1880 $1890 का लेवल है, और मेनली इसी के दरमियान हम लोग इसको ट्रेड होता हुआ देखेंगे अनटिल अनलेस की जो सी अपडेट है जो कि इसी महीने के अंदर लाइव होनी है वो लाइव नहीं हो जाती है। तो वो जब लाइव होगी तो उसके बाद आप लोगों को पता है कि काफी ज्यादा इथेरियम जो है वो जो कि ऑलरेडी स्टेक था वो अनस्टेक हो जाएगा, और उसके बाद जिन लोगों ने स्टेकिंग के ऊपर लगाया हुआ था उनकी मर्जी है, वो अगर अनस्टेक करके इसको सेल आउट करना चाहे तो वो कर सकते हैं। तो एक सेलिंग प्रेशर हम लोग जो है वो इस महीने के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे इथेरियम की प्राइस के अंदर, और मोस्ट प्रोबेबली इथेरियम की जो सी प्राइस है वो आप लोगों को जब ये इनकी अपडेट लाइव हो जाएगी तो $1700 या $1700 से नीचे भी आती हुई दिखाई दे सकती है। तो इस चीज को बस आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर रखना है कि इथेरियम की जो सी प्राइस है वो भी डंप कर सकती है, मतलब डंप नहीं कहेंगे, एक सेलिंग ऑर्डर जो है वो हम लोग ज्यादा होता हुआ देखेंगे, उसकी जो सी प्राइस है वो हम लोग को थोड़ा बहुत नीचे आती हुई दिखाई दे सकती है। तो करंट कंसोलिडेशन लेवल 1840 से $1880 का लेवल है, लेकिन इसकी प्राइस को आप लोग अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर $1700 या $1700 से नीचे आता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये होगा मेरा करंट कंसोलिडेशन लेवल और इथेरियम। तो होपफुली आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपने प्रॉफिट्स को जनरेट करना है यहाँ पे बिटकॉइन और इथेरियम के ऊपर से। इसके अलावा आज मैंने आप लोगों को मेनली यहाँ पे एवलांच के बारे में बताना था। कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किस प्रोजेक्ट के बारे में अपना फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके बताऊं, उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।